आप में से बहुत सारे लोग आज फंडामेंटली अपना बिजनेस तो शुरू करना चाहते हैं, लेकिन फंसे पड़े हैं, डर बहुत लगता है, नुकसान अगर हो गया तो। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज अपना बिजनेस कर रहे हैं, पहले साल में हैं, दूसरे साल में हैं, तीसरे साल में हैं, लेकिन फंस गए हैं, अब ग्रोथ नहीं मिल रही आपको। आप में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर पे रहती हैं, उनको काम करने का जज्बा है, कुछ करना चाहती हैं, लेकिन समझ नहीं आता क्योंकि कोई आराम से सिखाता ही नहीं कि भाई बिजनेस के पहले 365 दिन में, पहले एक साल में आखिर क्या किया जाए, स्टेप बाय स्टेप कदम कैसे उठाए जाए, कैसे पता लगेगा कि नुकसान कहां होने वाला है। क्या ऐसा कोई तरीका है जानने का कि करना क्या है और क्या नहीं करना? तो अब आपको एग्जैक्टली यही समझाने वाला हूं। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, ये सभी के सभी लोग जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन सब डरते हैं। सबको पता है कि भाई 95+% ऑफ द स्टार्टअप्स दे फेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस इन इंडिया, इन भारत। ऐसा क्यों होता है? आप अगर अपने इस फेलियर से बचना चाहते हैं और जेन्युइनली एक अच्छा बिजनेस बनाना चाहते हैं, या फिर एक साल लगाकर एटलीस्ट ये आप कंफर्म कर लेंगे कि भाई मुझे ये वाला बिजनेस नहीं करना, नुकसान नहीं होने दूंगा आपका, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो अब आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं 0 to 365, यानी 0 से लेकर 365 दिन, पहला एक साल, आइडिया टू बिजनेस। जैसे ही आप ये कोर्स शुरू करेंगे और जब तक आप ये कोर्स से सीखना और समझना खत्म करेंगे, उससे लेकर अगला एक साल, मैं आपको 2 वादे कर रहा हूं। सबसे पहला, अगर आपने ऑलरेडी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, अब तक डर के मारे बैठे हुए हैं, तो ये तो बात पक्की है कि पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, पूरे 100% एकदम ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना बिजनेस शुरू कर दोगे। पक्की बात है, गारंटी के साथ कह रहा हूं इस बात को। नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी अपने बिजनेस में हो, कहीं ना कहीं नुकसान हो चुका है, अटक चुके हो, ग्रोथ नहीं मिल रही, तो भी आपको बता रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि पारितोष सर सिर्फ 365 दिन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें सिखाने वाला हूं वो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो ऑलरेडी दूसरे या तीसरे साल ऑफ ऑपरेशंस में है लेकिन अटक चुके हैं। तो एक बात तो पक्की है कि आपका समय का और आपके पैसे का नुकसान 100% बचा लूंगा। तो अगर आप सीरियस है बिजनेस करने के लिए, अगर आप सीरियस है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, अगर आप सीरियस है स्टार्टअप करने के लिए, इस कोर्स से अच्छा मैं गारंटी कर रहा हूं आपको, एकदम पक्की गारंटी। मैंने जी और जान लगाया है इस कोर्स को बनाने में, मैंने रिसर्च की है इस कोर्स को बनाने में, मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपने फेलियर का और अपने सक्सेस का एक्सपीरियंस डाला है इस कोर्स को बनाने में। ये कोई किताबों से कॉपीड कोर्स नहीं है, ये कोई यूट्यूब वीडियो से कॉपीड कोर्स नहीं है, ये 100% प्रैक्टिकल कोर्स है। अब आपको सिखाने वाला हूं कि क्या क्या आप सीखेंगे इस पूरे कोर्स में। अभी आप इस वीडियो में, इस ट्रेलर में ही समझ जाएंगे कि ये कोर्स कितना कीमती है। जैसे ही आपको मैं दिखाऊंगा ना कैसे इसको हमने फेजेस में बांटा है, कौन से चैप्टर थे, आप खुद समझ जाओगे। तो सबसे पहली चीज, आइडिया टू बिजनेस इन 0 to 365 डेज। देखो, या तो 365 दिन में बिजनेस बन जाएगा, या फिर आप 365 दिन के अंदर सोच लोगे यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसमें चेंज करना होगा मुझे, या फिर तीसरी एक और कंडीशन होगी कि आप 365 दिन बाद बोल दोगे यार ये बिजनेस सही नहीं है, ये आप क्विट कर जाओगे। अब क्विट करना कुछ गलत नहीं होता, क्विट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए। अरे भाई थोड़ा नुकसान हो गया या आपको ये बिजनेस नहीं करना, आप उससे बाहर निकल गए, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दुनिया की बातों में बताओ, दुनिया ये कहती है वो सक्सेसफुल है, वो हार गया, वो फेलियर, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका डिसीजन है कि आपको ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। जबरदस्ती थोड़ा पड़े रहोगे एक बिजनेस के पीछे, राइट? तो 365 दिन के अंदर आपको ये करना 100% गारंटी के साथ सिखा दूंगा। इस पूरे कोर्स को, ये इंडस्ट्री डिफाइनिंग कोर्स है, इस पूरे कोर्स को हमने 3 फेजेस में बांटा है। सबसे पहला है फेज 1, पहला फेज जो है 0 से 90 दिन का फेज, पहले 3 महीने का फेज, इसको हम कहते हैं स्टार्ट फेज, शुरुआत करने का फेज। उसके बाद 90 से 180 दिन का फेज, यह है दूसरा फेज, इसको हम कहते हैं बिल्ड फेज, जहां पे आप प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बिल्ड करना शुरू करोगे, ठीक है? और इसमें मैंने स्टार मार्क करके लिखा हुआ है स्टेल्थ मोड में। स्टेल्थ का मतलब होता है चुपचाप, तसल्ली से, पूरी दुनिया में ढोल नहीं पीटने, ढिंडोरा नहीं बजाना कि मैंने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस शुरू कर दिया। स्टेल्थ मोड में रहो आराम से, ठीक है? उसके बाद 180 से 270 दिन का फेज, इसको हम कहते हैं मार्केट फेज। अब आप मार्केट में उतर रहे हो धीरे धीरे, अब आप जा रहे हो अपने कस्टमर्स के पास, और इसी फेज का एक और पार्ट है जो 270 से लेकर 365 दिन का है, विच इज बिजनेस मॉडल L2 फेज, लेवल 2 ऑफ योर बिजनेस मॉडल फेज।
ये लेवल 1 लेवल 2 क्या है, अभी सब समझ आ जाएगा बहुत आराम से आपको। तो सबसे पहले हम फेज 1 पे चलते हैं, विच इज द स्टार्ट फेज और द स्टार्टअप फेज। ये वो फेज है जहां पे कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन आपको समझ आएगा जिस तरीके से हमने इस कोर्स को बनाया है, मैं यहां पे आपको बिजनेस की शुरुआत करने की बात करूंगा ही नहीं, मैं तो कुछ और ही बात करने वाला हूं। यहां पे बात करेंगे आपके फंडामेंटल्स की, आपके फाउंडेशंस की। क्यों? अरे भाई, क्योंकि आप अगर कोई काम करने वाले हो और आपको पहले ही अगर 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ही पता लग जाए कि यह काम सही नहीं है या मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं, तो आप जल्दी एग्जिट कर जाओगे उस काम से, अपना नुकसान बचा लोगे। दैट्स द होल पॉइंट। भाई स्टॉक मार्केट में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, बिल्ड करते रहो, पैसा लगाते रहो, कोई फायदा है उसका? नहीं। जितना जल्दी रिस्क ढूंढ के उससे एग्जिट कर जाओगे उतना अपना स्टॉप लॉस क्रिएट कर लोगे, राइट? स्टॉप लॉस लगा के अपना लॉस कम कर लोगे। बस वही यहां पे भी करना है। तो सबसे पहला चैप्टर है शुड यू स्टार्ट अ बिजनेस। यहां पे मैं आपको एक चेकलिस्ट देने वाला हूं। चेकलिस्ट क्या होता है? वो टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस। तो यहां पे आपको बहुत सारे ऐसे सवाल दूंगा जिसके जवाब आप खुद दोगे। जब आप जवाब दोगे ना एक पेपर पेंसिल पे या अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने फोन पे, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा पहले ही कि क्या आप बिजनेस करने के लिए बने भी हो या नहीं बने, या क्या आपको आज बिजनेस शुरू करना चाहिए आज से 2 साल बाद या 3 साल बाद, या आपको पहले ही चैप्टर में पता लग जाएगा बाय द वे। तो पहले ही आपका नुकसान खत्म कर दिया मैंने। चैप्टर नंबर 2, 1 मैन बिजनेस और अ लार्ज कंपनी। देखिए, बिजनेस की डेफिनेशन ये नहीं होती कि हर एक इंसान को 100, 200, 500, 1000 करोड़ का बिजनेस बनाना है। नहीं बनाना भाई, मुझे एक इंसान की कंपनी बनानी है बस। व्हाट्सएप को जब फेसबुक ने खरीदा था, मेटा ने खरीदा था, तो व्हाट्सएप में करीब 30-35 इंप्लॉइज थे। $19 बिलियन में खरीदा गया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसकी केस स्टडी आपको बताऊंगा इस कोर्स के अंदर। उस कंपनी में 18 एम्प्लॉइज थे और प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर गुड्स FMCG कंपनी है, उन्होंने इस कंपनी को खरीदा $100 मिलियन कैश में, और वो भी 2.5 साल के अंदर अंदर। लेकिन हर एक की कहानी तो ऐसी नहीं होती। आप अपनी कहानी ऐसी कैसे बना सकते हैं, सिखाऊंगा आपको। तो चैप्टर 2 में आपको यह समझना है कि 1 मैन कंपनी बनानी है या आपका सपना है भाई बहुत लार्ज कंपनी बनानी है। और सिर्फ सपना लेने से बात नहीं होती, आपको खुद अपने अंदर यह विश्वास होना चाहिए, क्या मैं वैसा लीडर हूं, क्या मैं वैसा इंसान हूं। जैसे आप अगर मुझसे पूछें तो मैं तो आपको एकदम क्लियरली बताऊंगा, भाई देखो ऐसा है कि मुझे तो बहुत सारे लोगों के साथ काम करके मजा नहीं आता, मैं वैसा इंसान ही नहीं हूं। मैं वो ढोल नहीं पीटना चाहता कि देखो मेरी टीम 100 की है, 500 की, 1000 की है। मैं तो कहता हूं 5 लोगों की टीम हो और बाकी टेक्नोलॉजी हो, 5 स्मार्ट लोग हो, खूब सारा पैसा बनाए। मैं 100 लोगों को सैलरी देके क्या फायदा करूंगा? अरे भाई 5 स्मार्ट लोगों को उतनी अच्छी सैलरी दो, उनको ईसॉप्स दो, उनके स्टॉक ऑप्शंस बढ़े, सब लोग अपनी वेल्थ बिल्ड करें और बाकी काम टेक्नोलॉजी करें। गॉट दैट पॉइंट? बस ऐसे ही आपको भी सोचना है। चैप्टर नंबर 3, आइडिया हैज जीरो वैल्यू। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पारितोष सर ये आइडिया अच्छा है या नहीं है, मैं कौन से आइडिया पे काम करूं, मुझे कैसे पता लगेगा मेरे आइडिया की वैल्यू है या नहीं है? आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, किसी भी आइडिया की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि आइडिया तो कभी भी आ सकता है। गाड़ी चलाते चलाते आइडिया आ जाता है, सुबह नहाते नहाते आइडिया आ जाता है। आइडिया की तो खान लगी पड़ी है सबके पास, और भारत देश में तो हर एक के पास आइडियाज ही आइडियाज है। शार्क टैंक का एक एपिसोड देख लिया, आइडिया आ गया, कुछ और देख लिया, आइडिया आ गया। आइडिया की जीरो वैल्यू है। जब तक आप उस आइडिया से एक्शन नहीं लेंगे, उसको मेजर नहीं करेंगे, उसको एक रिजल्टेंट तक नहीं पहुंचाएंगे, कस्टमर से वैलिडेशन नहीं होगी, तब तक उस आइडिया की एग्जैक्टली क्या है, जीरो वैल्यू। ये समझाऊंगा आपको इस चैप्टर में कि आप अपने आइडिया को कैसे वैलिडेट करेंगे। जब तक आइडिया वैलिडेट नहीं होता आगे नहीं बढ़ना, यह बात समझ जाना। अपने आप को अगर आप बहुत स्मार्ट समझते हैं और आप समझते हैं नहीं मैं चैप्टर 3 से सीधा चैप्टर 6 पे आ जाऊंगा, तो अपना नुकसान ही करोगे, मेरा नहीं करोगे। ठीक है। चैप्टर नंबर 4, व्हाट रिसोर्सेज विल इट टेक टू डू एनी बिजनेस। आपने मान लीजिए एक आइडिया पकड़ लिया, अब आपने कह दिया, जैसे मैंने MBA प्लस बना दिया, ठीक है, आपने एक आइडिया पकड़ लिया, अब आपने कहा यार इस आइडिया पे जी जान लगा दूंगा मैं, तो अब आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, कैसे पता लगेगा आपको? जब आप मार्केट रिसर्च करोगे, जब आप रिसर्च करोगे कि आपके टाइप की सिमिलर कंपनीज जो है मार्केट के अंदर, उनको क्या रिसोर्सेज लगे। अरे भाई वहीं से तो दिमाग की बत्ती जलेगी कि क्या ये रिसोर्सेज मेरे पास हैं, या मेरे पास इतना दम है, इतना नेटवर्क है।
MBA प्लस में हम क्या सिखाते हैं? 4 प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं। PTMT, क्या मेरे पास PTMT है? अगर PTMT नहीं है तो बनाना पड़ेगा भाई। ऐसे थोड़ा सप्ते सप्ते में हवाई कंपनी बन जाएगी। क्यों फेलियर होता है? इसलिए फेलियर होता है क्योंकि आप जोश में आके, आधे से ज्यादा कंपनी जोश में शुरुआत होती है, जोश जोश जोश, फिर पैसा खत्म हो जाता है, सारा जोश ठंडा पड़ जाता है, फिर कहते हो मैं फेल हो गया, अब नौकरी चाहिए, ये वो बहानेबाजी फालतू की। वो सब नहीं करना, राइट? तो चैप्टर नंबर 4 में रिसोर्सेज क्या चाहिए। चैप्टर नंबर 5, टाइम वर्सेस डिसीजन ग्राफ, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्राफ्स एवर। आपको लिटरली ये ग्राफ बनाना सिखाऊंगा मैं लाइव स्क्रीन पे। आप मेरे साथ बैठकर ग्राफ बनाओगे, लिटरली ग्राफ बनाओगे, क्योंकि अगर इस ग्राफ में आपको, जब आप ये ग्राफ बनाओगे अपने बारे में, मेरा नाम पारितोष है, मैं अपने लिए ग्राफ बनाऊंगा, आपका नाम मान लीजिए अंकित है, कोई भी अंकित हो, आप अंकित जी ने अपना ग्राफ बना दिया। अगर अंकित जी को इस ग्राफ में अपनी वैल्यू बढ़ती हुई नहीं दिखी ना, तो अंकित जी को आगे नहीं बढ़ना, फिर उनको स्टार्टअप नहीं करनी, फिर उनको बिजनेस नहीं करना अभी, क्योंकि वो तैयार नहीं है। टाइम वर्सेस डिसीजन ग्राफ लिटरली आपकी रिपोर्ट कार्ड आपको दे देता है। वो तुरंत बता देगा कि बेटा तू रेडी है या नहीं है, या सपने तो नहीं ले रहा कहीं बैठकर। भाई सपने लोगे तो साफ सी बात है फिर फेल ही होगी, और क्या होगी, राइट? चैप्टर नंबर 6, प्रोडक्ट या सर्विस, कौन सी कंपनी बनाए। और ये मैं कोई थ्योरेटिकली नहीं समझाऊंगा आपको, इसमें भी आप ही से अंदर से आवाज निकलवाऊंगा कि आप प्रोडक्ट फर्स्ट इंसान है या सर्विसेज फर्स्ट इंसान है। देखो, हर एक को प्रोडक्ट कंपनी नहीं बनानी होती और हर एक को सर्विसेज कंपनी नहीं बनानी होती। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं तो एक प्रोडक्ट फर्स्ट इंसान हूं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोडक्ट के तरीके से समझ आता है, मुझे सर्विसेज समझ नहीं आती। लेकिन हो सकता है आप एक ऐसे इंसान है जिसको सर्विसेज बहुत समझ आती हो, जिसको लगता हो कि नहीं यार सर्विसेज की बड़ी वैल्यू है, मैं सर्विसेज क्रिएट करना चाहता हूं, तो आप वो कीजिए। ध्यान रखिए कि मार्केट में क्या कूल चल रहा है, किसने कितनी फंडिंग रेज कर ली, कौन सा बिजनेस कूल है, वो सब गलत है। दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग बिजनेस। द राइट वे ऑफ डूइंग बिजनेस इज आप किस बिजनेस के लिए सही हो। आर यू द राइट पर्सन फॉर दैट बिजनेस? हो सकता है कि आप प्रोडक्ट कंपनी बनाने के लिए सही इंसान हो ही नहीं। अब किसी गेमिंग कंपनी ने $100 मिलियन रेज कर लिया और आप भी लग गए पीछे, मैं भी गेमिंग कंपनी बनाऊंगा। अरे भाई, गेमिंग कंपनी बनाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो एक स्किल सेट चाहिए, जो लीडरशिप चाहिए, जो फंड रेजिंग की लीडरशिप चाहिए, वो आपके अंदर है ही नहीं, तो कैसे बनाओगे? कैसे? इससे अच्छा तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सर्विसेज बनाने की ताकत, सर्विसेज कंपनी बनाने की ताकत है तो वो बनाओ। अरे वहां पे अपने 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ रुपए बना लो। यू विल बी अ लॉट मोर हैप्पियर इन लाइफ। मैं आपको पीछे नहीं खींच रहा, मैं आपको मना नहीं कर रहा कुछ नया करने से, मैं आपको फेल होने से बचा रहा हूं। क्यों गलत डायरेक्शन लो जब सही डायरेक्शन आपके सामने पड़ी हुई है? तो बस इसलिए क्योंकि दुनिया कह रही है वो कूल है, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 7, हु इज योर कस्टमर। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स और जो अर्ली स्टेज बिजनेस ओनर्स होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता मेरा कस्टमर कौन है। मैं तो कई बार पूछता हूं और लोग कहते हैं अरे सारे मेरा कस्टमर, पारितोष सर मेरी तो किराने की दुकान है, सारे मेरे कस्टमर्स हैं सर। भाई सही कह रहे हो आप, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप। जब तक आपको अपने स्पेसिफिक कस्टमर बेस की नॉलेज नहीं होगी, एग्जैक्टली स्पेसिफिक कस्टमर, देखो उसके आसपास हो सकता है बहुत सारे कस्टमर्स हो। आपको एक एग्जांपल देता हूं, MBA प्लस चलाता हूं मैं। MBA प्लस में हमारे सबसे ज्यादा कोर्सेज वो लोग खरीदते हैं जो आदमी हैं और जो या तो अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं या ऑलमोस्ट बिजनेस करना चाहते हैं। ये हमारा स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है। महिलाएं बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो मुझे समझ आ गया ना कि भाई मेरा स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस कौन है, और फिर एक टारगेट ऑडियंस और है जो धीरे धीरे बनेगा। लेकिन अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं केवल यही सोचने में कि भाई मैं तो सिर्फ महिलाओं को अपने कोर्सेज दूंगा, तो फिर मैं गलत डायरेक्शन में जाऊंगा ना। क्योंकि मुझे समझ आ चुकी है बात कि भाई पिछले 1 साल में समझ आ गया दैट हु इज माई स्पेसिफिक कस्टमर, तो मैं उसी को अट्रैक्ट करूंगा, उसी की तरफ मार्केट करूंगा, उसी के लिए स्पेसिफिक कोर्सेज बनाऊंगा। गॉट द पॉइंट, राइट? तो हु इज योर कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 8, डज द कस्टमर इवन नीड योर सोल्यूशन। देखो कई बार होता क्या है, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन प्रोडक्ट आपका बिक नहीं रहा। अब आप धक्के खा के वापस आते हो, आप बोलते हो पारितोष सर हमने सब कुछ वैसा ही किया जैसा आपने बताया, प्रोडक्ट तो बिक नहीं रहा मेरा, सेल्स तो मेरी हो नहीं रही। अरे क्यों होगी? आपने पहले सोचा ही नहीं बिजनेस शुरू करने से पहले क्या कस्टमर की नीड है ये। देखो भाई, जो कस्टमर की नीड होती है ना, कस्टमर उसे ढूंढता ढूंढता खुद पहुंच जाता है। जैसे अगर आपको एक नई गाड़ी चाहिए, आपको गाड़ी की नीड है, आप गूगल पे खुद सर्च करोगे ना गाड़ी को, गाड़ी थोड़ा चल के आपके पास आ जाएगी। आपको प्यास लग रही है, पानी की नीड है,
तो आप ग्लास उठाकर पानी लेने जाओगे ना, किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो या फिर आप पानी की बोतल खरीदोगे, आप पानी तक जाओगे ना, आपकी नीड है। रेस्टोरेंट वाला आपको पानी बेचने थोड़ा आएगा कि ये लो ये लो ये लो, 20 रुपए ऑफ दे रहा हूं इस बोतल पे, खरीद लो मुझसे। तो अगर आपके कस्टमर की नीड नहीं है तो आपको बार बार उसको मार्केट करना पड़ेगा, पुश मार्केट करना पड़ेगा, आपका कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन अगर वो चीज कस्टमर की नीड है तो एक बात तो गारंटीड है कि कस्टमर खोजता खोजता, सर्च करता करता आएगा आपके पास, ये तो पक्का है। अब आप अवेलेबल हो वहां पे या नहीं हो, जहां कस्टमर है गेम वहां पे चेंज होगी। समझ रहे हो आप इस बात को? फैंटास्टिक। चैप्टर नंबर 8 है ये। चैप्टर नंबर 9, इसको हम कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, स्पेशली वो एंटरप्रेन्योर जो अपने दम पे बिजनेस बनाना चाहता है ना, उसके लिए सबसे अच्छी बजटिंग टेक्निक है। और मैं ये आपको आपका बिजनेस शुरू करने से पहले ही सिखाना चाहता हूं, ताकि आप जीरो बेस्ड बजटिंग हर चीज में करना शुरू करो। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझा देता हूं आपको। जीरो बेस्ड बजटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। जीरो शब्द सुन रहे हो तो आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो हर चीज में, बस ग्राउंड्स आप बिल्ड कर रहे हो अपना बिजनेस। आप बड़ी बड़ी बातें सुन के फन्ने खा तरीके से ये नहीं सोच रहे कि भाई ऐसा है, एक गेमिंग कंपनी ने $100 मिलियन उठाए, मैंने भी गेमिंग कंपनी चालू कर दी, मैं भी $20 मिलियन तो उठा ही लूंगा। नहीं। और जीरो बेस्ड बजटिंग आपको सिखाऊंगा आपके बिजनेस के हर एक पहलू में, हर एक चीज में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे आप। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बिल्ड होगा। चैप्टर नंबर 10 इज कंप्लायंसेस बिफोर यू स्टार्ट योर बिजनेस। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स कंप्लायंसेस को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपके लीगल कंप्लायंसेस, आपके रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। एग्जांपल दूं आपको, आपने रेस्टोरेंट खोलना है। आपको पता है अगर दिल्ली जैसे शहर में आपको रेस्टोरेंट खोलना हो, किसी भी प्रकार का रेस्टोरेंट खोलना हो, तो बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं। जैसे सबसे पहला बेसिक कंप्लायंस तो ये, आपको फसाई का लाइसेंस लेना होगा। अब आपने लाइसेंस लिया नहीं, आपने जोश में आके खोल दिया रेस्टोरेंट, आपने कहा भैया मैं तो एंटरप्रेन्योर हूं, मारे जाओगे। ऑफ कोर्स आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पे 40 लाख रुपए की अर्निंग के बाद आपको जीएसटी का नंबर लेना होता है, आपने नहीं लिया, जीएसटी का मैसिव फाइन लग जाएगा आपके ऊपर, मारे जाओगे। आपने जो टैक्स फाइलिंग करनी थी वो सही से नहीं की, आपने सीए का खर्चा बचाया, अपनी तरफ से खुद ही टैक्स फाइलिंग कर दी। हर कंपनी का साल के एंड में ऑडिट होता है, आपने वो ऑडिट करवाया ही नहीं, कुछ भी लिख दिया अपने ऑडिट के अंदर, मारे जाओगे। कंप्लायंसेस हर कंपनी के लिए, चाहे वो ओपीसी हो, 1% कंपनी हो, एलएलपी हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, ऐसी बहुत सारी कंपनी के स्ट्रक्चर्स हैं, सब समझा दूंगा आपको इसमें। उसके साथ जुड़े होते हैं कंप्लायंसेस, लीगल और रेगुलेटरी। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है वो भी आपको समझाऊंगा। चैप्टर नंबर 11, फाइनेंसेस बिफोर यू स्टार्ट। फाइनेंस, भाई आप क्या इतने सशक्त हो कि अगले 2 साल के लिए अगर आपका बिजनेस एक भी रुपया ना बनाए तो चल जाओगे? अगर नहीं हो तो मेरी एडवाइस क्लियर है, बिजनेस मत करना। क्योंकि हर इंसान के ना परिवार की सिचुएशन डिफरेंट होती है। हो सकता है आप अकेले हो, अभी आपकी शादी नहीं हुई तो आपका रिस्क कम है, लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके बच्चे हैं, तो रिस्क और ज्यादा है। गॉट इट? इन रिस्क को मिटिगेट करना है, डरना नहीं है इनसे। रिस्क का मतलब यह नहीं होता कि भाई डर जाओ और सहम जाओ और छोड़ दो काम को। रिस्क का मतलब यह है कि मिटिगेट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए भाई मेरे घर का खर्चा कितना होता है हर महीने का, क्या मैं उतना बना रहा हूं? अगर उतना आप बना रहे हो तो आप ठीक जा रहे हो, बेयर मिनिमम। ऑफ कोर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल ओनली ग्रो, अगर आपकी डायरेक्शन सही है, दिशा सही है तो। ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 11 में समझाऊंगा आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे होना है, फाइनेंशियली प्रिपेयर कैसे होना है अपना बिजनेस शुरू करने से पहले। कोई थ्योरी नहीं दूंगा आपको, सीधी सीधी चेकलिस्ट है। अगर है तो आगे बढ़ना, नहीं है तो सपने मत लेना, बस सपनों की दुनिया से बाहर निकालना है मेरे को आपको। चैप्टर नंबर 12, अगर आप हस्बैंड वाइफ वेंचर चलाते हो तो आपके लिए क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए? क्या आपने अपना फाउंडर्स अग्रीमेंट किया हुआ है? क्या आपको पता है कि उस सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी क्या है, उसका रोल क्या है, आपका रोल क्या है, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपकी क्या है? होता क्या है कि भाई भाई वेंचर चला रहे हैं, हस्बैंड वाइफ वेंचर चला रहे हैं, चाचा ताया वेंचर चला रहे हैं। जब ये रिश्तेदारी में वेंचर चलते हैं ना, तो होता क्या है, आप खुल के सामने वाले इंसान को बोल ही नहीं पाते कि तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर तूने कंप्लीट नहीं की तो तुझे हर्जाना भुगतना पड़ेगा भाई, क्योंकि कंपनी इज डिपेंडेंट अपॉन यू, कंपनी इज डिपेंडेंट अपॉन मी। लेकिन आप ऐसी बात करोगे नहीं, और करोगे नहीं तो इन्वेस्टर कभी आएगा नहीं आपकी कंपनी में। कोई भी इन्वेस्टर आने से पहले सबसे पहले ये बोलेगा भैया फाउंडर्स अग्रीमेंट है आप लोगों के बीच में या नहीं है? आपको पता है कि आपके जो चाचा जी हैं या आपका ये जो भाई है उसकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? अगर उसने नहीं निभाई तो क्या फिर भी
इमोशंस में उसकी इक्विटी जो है या उसकी सैलरी जो है उतनी रहेगी या कम करोगे? और अगर कम कर दी तो दोनों के बीच में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी कहीं? ये सारी चीजें आपको पहले से ही करके चलनी पड़ती हैं। गॉट इट? यहां पे हमारा खत्म हो जाएगा सबसे पहला फेज, स्टार्टअप फेज। अगर आपने ये 12 चैप्टर समझ लिए और 12 चैप्टर्स को जेन्युइनली इंप्लीमेंट किया तो फिर आप बिजनेस करने की नेक्स्ट स्टेज पर आ जाओगे। ये नेक्स्ट स्टेज जो है ये है 90 डेज टू 180 डेज। देखो ये 12 चैप्टर्स को इंप्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको 3 महीने दिए हैं। 3 महीने तक मैं चाहता हूं आप तसल्ली से अपने फंडामेंटल्स बिल्ड करो, दौड़ो भागो मत। अब आती है बारी अगले 3 महीने की, 90 टू 180 डेज। इस 3 महीने में मैं चाहता हूं अब आप बिल्ड करो, बिल्ड करना शुरू करो। आपको प्रोडक्ट बिल्ड करना है, प्रोडक्ट बिल्ड करो, सर्विसेज बिल्ड करनी है, सर्विसेज बिल्ड करो, जो बिल्ड करना है। बट ये है बिल्डिंग फेज, लेकिन स्टेल्थ मोड में। स्टेल्थ का मतलब होता है किसी को बिना बताए। आपको दुनिया के सामने ढिंडोरे नहीं पीटने, बड़े बड़े स्टार्टअप कॉम्पिटिशन्स में नहीं जाना, शार्क टैंक की एप्लीकेशंस नहीं भरनी। आपको शांति से बैठ जाओ, अपना धंधा बिल्ड करो, अपना बिजनेस बिल्ड करो, 100% फोकस उसी चीज में लगाओ। दिन रात कूल स्टार्टअप इवेंट, स्टार्टअप मीटिंग्स, स्टार्टअप पिचेस, इस सब में नहीं जाना। बिजनेस बिल्ड करो, धंधा बिल्ड करो, स्ट्रांग बिजनेस बिल्ड करो। तो सबसे पहले क्या करोगे आप? बिल्ड फेज में चैप्टर नंबर 13, 12 चैप्टर तक हमने वहां फिनिश कर लिए थे। अब आती है बारी चैप्टर नंबर 13 की। बिल्ड द प्रोडक्ट विद द कस्टमर। देखो प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी बिल्ड आपको करना हो ना, मैं प्रोडक्ट का इंसान हूं इसलिए मैंने यहां पे प्रोडक्ट लिखा है। जब आपको प्रोडक्ट या सर्विस बिल्ड करना हो, उसका सबसे अच्छा तरीका यह नहीं होता कि आप अपने घर में बैठकर या अपने ऑफिस में बैठकर एकदम छुप जाओ और एकदम एक कोप भवन में बैठकर अपना प्रोडक्ट खुद बिल्ड करो। नहीं, बिल्ड द प्रोडक्ट विद द कस्टमर। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं पहले 1 साल नहीं, पहले 3 साल तक, पहले 1000 दिन तक जो भी प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो केवल और केवल अपने कस्टमर के साथ बैठकर बिल्ड करो। मैंने MBA प्लस जब बिल्ड किया, कस्टमर के साथ बैठकर बिल्ड किया। मैंने MBA प्लस के ये सुपर वैल्यू कोर्सेज जब लॉन्च किए, कस्टमर के साथ बैठकर लॉन्च किए। ऐसे नहीं कि सपने में मुझे एक बार समझ आया कि भाई अब तो मुझे सुपर वैल्यू कोर्सेज लॉन्च कर देने चाहिए, मैंने कर दिए। ऐसे नहीं होता है काम। लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स यही करते हैं। उनको लगता है जो मुझे सही लग रहा है वो दुनिया के लिए सही है। भाई जो मेरे लिए सही है, मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ठीक ही लग रहा है, लॉजिकली तो ठीक ही लग रहा है। देखिए होता क्या है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो बहुत हाई एनर्जी इंसान होता है। वो बड़ी पॉजिटिविटी के साथ चलता है। उसको फेलियर और वो ब्लाइंडर्स लग जाते हैं उसकी आंखों के सामने। उसको फेलियर स्पॉट्स दिखते नहीं। वो कहता है नहीं, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं देख रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी बुद्धि है वो सही है। और वो चल पड़ता है उसी रास्ते पे कि यही सही है। और रास्ते पे चलने के बाद, थोड़ा पैसा खर्च करने के बाद, अपना समय लगाने के बाद समझ आता है ओहो मैं तो सोच ही गलत रहा था यार, ये तो ऑलरेडी कोई कर चुका है मुझसे अच्छे तरीके से। और वहां पे फिर मात खाते हो आप। अब होता क्या है, पैसा भी गया, समय भी गया, और फिर वहां पे आपको चोट लगती है। फिर आप वही बात हो जाती है, लौट के बुद्धू घर को आए। और जब ये लौट के बुद्धू घर को आए वाली सिचुएशन होती है ना, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि एंटरप्रेन्योर सेल्फ डाउट करने लगता है अपने आप को कि क्या मैं सही हूं, क्या मैं गलत हूं। क्योंकि देखो पहले आपने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया, उसके बाद सडनली एक ब्रेक लग गई बिजनेस के अंदर। अब जब ब्रेक लगी, मैं आपको बता सकता हूं 100 में से 98 लोगों के अंदर ताकत नहीं होगी जीरो से दोबारा ऊपर उठने की। एक एंटरप्रेन्योर में यह ताकत पक्की होनी चाहिए। मेरे में यह ताकत है, मैं जीरो से उठकर दोबारा बिजनेस बिल्ड कर सकता हूं। किया है मैंने। और इसीलिए आपको चैप्टर नंबर 13 में यह समझाऊंगा दैट यू हैव टू बिल्ड द प्रोडक्ट विद द कस्टमर। और ध्यान रखिएगा, यह वर्जन 1 होगा आपके प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कभी भी खत्म नहीं होता, वो हमेशा इवॉल्व होता रहता है। देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फाइनल प्रोडक्ट। ये वर्जन 1 होगा, इसलिए मैंने क्लियरली लिख दिया भैया वर्जन 1, ताकि आपके साथ एक्सपेक्टेशन सही सेट हो जाए। चैप्टर नंबर 14 में हम सीखेंगे गेट फीडबैक एंड आइटरेट ऑन द प्रोडक्ट, बिल्ड वर्जन 1.2। मैंने ये नहीं कहा वर्जन 2, पहले मैंने कहा वर्जन 1, उसके बाद कस्टमर के साथ बैठो, उसका फीडबैक लो अपने वर्जन 1 प्रोडक्ट पे और 1.2 वर्जन लॉन्च करो। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग करते क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हुए परफेक्शन के पीछे दौड़ते हैं कि यार एकदम परफेक्ट मैं प्रोडक्ट बना के दूंगा अपने कस्टमर को। वो परफेक्शन के पीछे दौड़ते 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 ना आप अपना समय, अपना पैसा सब लूज कर जाते हो। इतने में मार्केट में कोई और बंदा प्रोडक्ट लेकर आ जाता है और आप हार जाते हो। आपको क्विकली आइटरेट करके प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। वर्जन 1, वर्जन 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 चलाते रहो तेजी से। दैट इज व्हेन यू विल विन। रिमेंबर वन थिंग, इट इज नॉट द बिग दैट विल ईट द स्मॉल, इट इज द फास्ट दैट ईट द स्लो।
यानी जो बहुत बड़े होते हैं वो छोटे लोगों को नहीं खाते, फायदा नहीं होता उनका इतना, उस कारण नहीं हारता छोटा इंसान। जो स्पीड से दौड़ रहा होता है ना, वो स्लो वाले को खा जाता है। यह हमेशा सच है आज के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में। चैप्टर नंबर 15 यह है बिजनेस मॉडल लेवल 1। यानी आप बिल्डिंग के साथ साथ जब आप बिल्ड कर रहे हो ना, बिल्ड करते हो दो चीजों को, पहला अपना प्रोडक्ट या सर्विस, दूसरा बिल्ड करते हो बिजनेस मॉडल को। बिजनेस मॉडल क्या होता है? इसका मतलब होता है पैसा कैसे बनाते हो आप, कंपनी में पैसा कैसे आता है। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, आप ध्यान से सुनना। कोई भी इंसान का बिजनेस मॉडल जो पहले 3 से 6 महीने में होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। तो ये मत सोच बैठना कि आज जो मेरा बिजनेस मॉडल है बस वही है, बस ऐसे ही पैसा आएगा। अरे नहीं भाई, ये भी इवॉल्व होगा। जैसे जैसे प्रोडक्ट या सर्विस इवॉल्व होगी, आपकी ब्रांड स्टेटमेंट इवॉल्व होगी, आपकी पोजीशनिंग इवॉल्व होगी, आपका कस्टमर इवॉल्व होगा, आपके पास नए सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू आएंगे। तो ये मत सोच बैठना कि अरे, जैसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर से गलती करते हैं, पहले 3 महीने में बिजनेस मॉडल पे काम करना शुरू कर देते हैं। आपने ध्यान दिया कि पहले 3 महीने में मैंने बिजनेस मॉडल की बात भी नहीं की। मैंने बिजनेस मॉडल की बात की ही नहीं पहले 3 महीने में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं कि आप वहां पे फोकस करो पहले 3 महीने में। पहले 3 महीने में तो सिर्फ अपने फाउंडेशन और रिसर्च पे फोकस करो कि ये करना भी है या नहीं करना। उसके बाद दूसरे 3 महीने में प्रोडक्ट बिल्ड करो और बिजनेस मॉडल बिल्ड करो, और बिजनेस मॉडल का भी लेवल 1 वर्जन 1 बिल्ड होगा। ठीक है भाई। चैप्टर नंबर 16 है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स समझना शुरू कर दो कि मैं अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक कैसे लेकर जाऊंगा। ये कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं? मेरे पास सोशल मीडिया है, मेरे पास ऑफलाइन चैनल्स हैं, मेरे पास इवेंट्स हैं, वगैरह वगैरह। सिर्फ समझना शुरू कर दो। मैं ये नहीं चाहता यहां पे आप कोई महारत या परफेक्शन हासिल करोगे। चैप्टर नंबर 16 में मैं आपको समझा दूंगा केवल कौन कौन से चैनल्स हैं। ये नहीं बताऊंगा भाई कौन सा चैनल कितना एफिशिएंट है, वहां पे भी पहुंचेंगे हम, विल रीच देयर, डोंट वरी। ठीक है। तो दूसरे महीने में मैं चाहता हूं आप बस दूसरे इनफैक्ट क्वार्टर में मैं चाहता हूं आप बस इन्हीं चीजों पे फोकस करो। दैट्स इट। बिल्डिंग द प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग द बिजनेस मॉडल एंड रिसर्चिंग द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, और कुछ नहीं। चौथी चीज कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? आसान हो गया ना। अब आती है बारी 180 से 270 दिन के फेज की। आप तीसरे क्वार्टर पे पहुंच रहे हो, 6 महीने पूरे हो चुके हैं, अब 9 महीने पूरे करोगे आप। अब इसको मैं कहता हूं मार्केट फेज। मार्केट फेज मतलब देखो, जो प्रोडक्ट आपने बना लिया पिछले फेज में, अब उसको मार्केट तक लेकर जाना है धीरे धीरे। एकदम खूब सारे ऐड चला के अरे भाई ये वो अटरम शटरम वो सब नहीं करना। ठीक है। मार्केट फेज में आता है चैप्टर नंबर 17। सबसे पहले यहां पे आप सीखोगे हाउ टू गेट द फर्स्ट 100 कस्टमर्स और हाउ टू गेट 1 लार्ज ऑर्डर। देखो, हो सकता है आप B2C कंपनी बना रहे हो या हो सकता है आप B2B कंपनी बना रहे हो। B2C का मतलब होता है डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचोगे। आपने कोई ज्वेलरी का बिजनेस खोल लिया, आपने ई-कॉमर्स का बिजनेस खोल लिया, आप कोई किताब लिख रहे हो, आप मेरी तरह कोर्सेज क्रिएट कर रहे हो, आप जो भी ऐसा कर रहे हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना लिया जो कंज्यूमर ड्रिवन प्रोडक्ट है, तो कंज्यूमर को बेचोगे। तो पहले 100 कस्टमर्स कैसे लाएं, हम उस पर फोकस करेंगे। अगर आप B2B बिजनेस में जा रहे हो तो भाई वहां की सेल्स साइकिल बहुत लंबी होती है, फीडबैक साइकिल बहुत लंबी होती है। इसीलिए मैंने कहा कि पहला लार्ज ऑर्डर कैसे आएगा आपके पास। अब लार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं है। हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में लार्ज ऑर्डर हो 10 लाख रुपए का, हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में लार्ज ऑर्डर हो 10 करोड़ रुपए का, लेकिन पहला लार्ज ऑर्डर कैसे आएगा प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। आप सीधा, आपको ना आप थोड़े डॉट्स कनेक्ट होते हुए दिख रहे होंगे। मैंने पिछले फेज में क्या कहा था? बिल्ड द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ बैठकर प्रोडक्ट बिल्ड करो। अगर आपने ऐसा किया होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं लिखकर, लिखित में, कि आपके पास पहला ऑर्डर आ चुका होगा। जली दिमाग की बत्ती। आप समझ आया कितना ताकतवर कोर्स है ये? ऐसा कोई भी कोर्स आपने आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, स्पेशली बिजनेस स्टार्ट करने वाले लोगों के लिए। चैप्टर नंबर 18 में आप ये समझोगे कि हमने पिछले फेज में क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। अब आप ये समझोगे कि भाई जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स मेरे बिजनेस के लिए रेलेवेंट है, उनमें से टॉप 3 कौन से हैं। यहां पे आपको मेजर करना सिखाऊंगा। कभी बुखार होता है तो आप थर्मामीटर लेके मेजर करते हो ना, गर्मी कितनी है, टेम्परेचर पता लगता है ना, पॉल्यूशन कितना है, AQI से समझ आता है ना। वैसे ही बिजनेस में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरे लिए काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, इसकी भी मेजरमेंट का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं अंधाधुंध, चल 2000 रुपए इस साइड पे लगा दिए, चल 5000 रुपए का इवेंट कर दिया, चल यहां चले गए, चल वहां चले गए, चल भाई सारे काम कर दो यार।
कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तुक्के मारते रहो। इसको बिजनेस बिल्ड करना नहीं कहते, इसको तुक्के ही मारना कहते हैं बस। किसी के लग जाते हैं, किसी के नहीं लगते, इतना सा फर्क है। नहीं, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच दूंगा आपको चैप्टर नंबर 18 में। बस इस फेज में इसके पहले पार्ट में फिलहाल इतना ही करेंगे। बस यही 3 काम। सबसे पहले आप, इनफैक्ट 2 काम। सबसे पहले 100 कस्टमर्स कैसे आएंगे, या फिर पहला 1 लार्ज ऑर्डर कैसे आएगा, और दूसरी चीज अपने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को, टॉप 3 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को रैंक कैसे करोगे। फिर आती बारी है 270 से 365 दिन की। अब हम सीरियस होते जा रहे हैं। देखो, अब तक ना आपको बहुत सारी इंसाइट मिल चुकी होगी। या तो आप ये बिजनेस छोड़ दोगे, आप बोलोगे नहीं यार, जिस आइडिया से मैंने शुरू किया था वो ठीक नहीं है, मुझे काफी सारी इंसाइट्स मिल चुकी हैं, या मैं इस आइडिया के लिए सही इंसान नहीं हूं, राइट। तो अब आप अपनी तिकड़म लगाना शुरू कर दोगे, आप बहुत सॉलिड डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे, आप अपना नुकसान करने से बचा लोगे, जबरदस्ती इमोशन में नहीं भाओगे। गॉट इट। लेकिन अब अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, तो आगे बढ़ो। अब आती है बारी 270 से लेकर 365 डेज तक। आपने अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया, आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर चले गए, आपको फीडबैक मिलना शुरू हुआ, आपने प्रोडक्ट का लेवल 2 बिल्ड किया, आपने बिजनेस मॉडल का लेवल 1 बिल्ड किया था, अब आप बिजनेस मॉडल का लेवल 2 बिल्ड करोगे। इस चैप्टर में, 19वें चैप्टर में, आपको समझाऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इज मेकिंग मनी फॉर यू। आपके बिजनेस में एक्चुअली पैसा बिल्ड कर क्या रहा है, यह आप खुद ग्राफ बना के सीखोगे मेरे साथ। आप प्रॉपर फनल बनाओगे, ग्राफ बनाओगे एक एक्सेल शीट पे मेरे साथ। फिर आपको समझ आएगा यार, अच्छा मेरे बिजनेस में ना एक्चुअली पैसा तो ऐसे बिल्ड हो रहा है। एग्जाम्पल दूं आपको, मारुति। अब मारुति एक ऐसी कंपनी है जिसकी खूब सारी गाड़ियां हैं। मारुति की स्विफ्ट डिजायर भी आती है, मारुति की ऑल्टो भी आती है, मारुति की नेक्सा गाड़ियां भी आती हैं, वगैरह वगैरह। अब लॉजिकली देखें, ऊपर ऊपर की दृष्टि से अगर देखें, तो हम यही बोलेंगे भाई नेक्सा की गाड़ियां महंगी हैं। भाई नेक्सा जो इनका ब्रांड है वो थोड़ा अच्छी गाड़ियों का ब्रांड है, तो मारुति की जब नेक्सा गाड़ी बिकती होगी वो ज़्यादा प्रॉफिट बनाती होगी। साफ सी बात है भाई, महंगी गाड़ी बिक रही है, ज़्यादा पैसा बना रही है कंपनी, टॉप लाइन तो बढ़ गई ना कंपनी की, सेल्स जो टॉप लाइन है वो तो बढ़ गई कंपनी की। ये गलत तरीका है इस नंबर को देखने का। सही तरीका क्या है आपको इस चैप्टर में समझा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा, पक्की बात। लॉजिकली सब सही लगता है, क्योंकि दिमाग को तो यही सही लगता है ना, जो चीज़ बड़ी है वो बड़ी है, जो चीज़ कम है वो कम है। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं चल पाता, सैडली इट इज़ नॉट एज ईजी, राइट। तो आपके लिए एक्चुअली पैसा बना क्या रहा है, कौन सा प्रोडक्ट लाइन पैसा बना रहा है, इसमें हम बहुत सारे नंबर्स को फिगर आउट करेंगे। इसमें आप पहली बार देखोगे कि सेल्स और रिटेंशन में कितना फर्क होता है, बहुत कुछ समझोगे। ये अभी मैं आपको टूटे फूटे शब्द बता दूंगा कुछ, तो आपका फायदा नहीं होगा। जब आप चैप्टर में समझोगे तब मजा आएगा आपको। चैप्टर नंबर 20 सबसे क्रिटिकल चैप्टर आ जाएगा भाई। देखो, चैप्टर नंबर 20 आखिरी चैप्टर है। यहां पे आप अब इतने सशक्त हो चुके हो, इतने सॉलिड हो चुके हो, 3 चीजें करोगे आप। या तो आप बोलोगे वाह पारितोष सर मजा आ गया, मैं एकदम सही डायरेक्शन में जा रहा हूं सर, आपने मेरे को, मतलब इससे अच्छी चीज मैंने कभी जीवन में नहीं देखी सर, अब मैं फॉरवर्ड बढ़ रहा हूं, आई हैव रियलाइज्ड आई एम ऑन द राइट पाथ, दिस इज द बिजनेस फॉर मी टू डू। सर मैं टिकूंगा अगले 5 साल इस बिजनेस में, पक्की बात। या फिर आप बोलोगे कि नहीं सर, मैं पिवट कर रहा हूं, पिवट मतलब कुछ बदल रहा हूं, बदलाव कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, कोई बड़ा चेंज कर रहा हूं, कि सर मुझे अपने बिजनेस में यह समझ आ गया कि जिस तरीके से मैंने शुरू किया था, या जो सोच के शुरू किया था, जो प्रॉब्लम पहले सॉल्व कर रहा था, सर वो प्रॉब्लम ना है नहीं सही, वो सॉल्व करने लायक प्रॉब्लम नहीं है। या जिस तरीके से, जिस प्रोडक्ट से सॉल्व कर रहा था सर, वो प्रोडक्ट सही नहीं है, सर ये सर्विस सही नहीं है, सर मैंने जिस तरीके से इसको पोजीशन किया, मार्केट किया, सर वो सही नहीं है। आपको वो समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी आप बोलोगे कि नहीं सर, मतलब अपॉर्चुनिटी क्लियर है, मैं इसके लिए सही बंदा हूं, सर मैं आगे बढ़ूंगा। या फिर तीसरी चीज आप पता है क्या बोलोगे, बाय द वे आपको एक बात बता दूं, ये पिवट का जो फेज होता है ना, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है भाई। किसी भी चीज को, किसी चलते हुए बिजनेस को सडनली ब्रेक लगा के चेंज कर देना बहुत दर्दनाक होता है। मैंने MBA प्लस में किया है ऐसा, तभी कह रहा हूं एंटरप्रेन्योर बनना कोई इतना ये फैनफेयर की बात नहीं है, ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि बिजनेसमैन कोई भी बन जाता है। इसीलिए तो लोग बन नहीं पाते, क्योंकि आपको वो मेंटल टफनेस चाहिए होती है। जब रेवेन्यू एकदम 90% नीचे गिर जाता है आपके एक महीने के अंदर, वापस कैसे उठोगे ऊपर,
हर एक के बस की बात नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसे सीखोगे ना तो आपके बस की बात हो जाएगी। मैंने ये सिचुएशन देखी है अपने वेंचर में, अपने बिजनेस में, इसलिए आपको समझा पा रहा हूं। अगर मैंने ना देखी होती ना तो इतने भाव से ना बोल पाता इस बात को, बहुत ऊपर ऊपर की सतह से बोल देता और आपको मेरी शक्ल पे दिख जाती बात। जब एक एंटरप्रेन्योर का 90% रेवेन्यू मेरा गिरा है, इसलिए बता सकता हूं आपको, जब गिरता है ना तो पता है एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बताऊं आपको? फिर वो फैलना शुरू करता है इधर उधर। सबसे पहले तो अपने ऊपर डाउट करता है, मैं सही कर रहा हूं या नहीं कर रहा, मेरा प्रोडक्ट सही है या नहीं है, मेरा कंपटीशन वो देखो कितना आगे बढ़ा है, मैं तो बिल्कुल पीछे रह गया यार। पहले तो ये करता है एंटरप्रेन्योर। दूसरी बात क्या करता है, उसको ये बात समझ नहीं आती अब करूं तो करूं क्या यार, किस कारण से मेरा रेवेन्यू गिरा, ये मार्केट कंडीशन ऐसी हो गई, मेरी प्राइसिंग गलत है, मेरा प्रोडक्ट गलत है, फिर वो उसी बात पे आ जाता है। लेकिन मैंने पता है क्या किया, मैंने 2 ऐसी क्रिटिकल चीजें करी जो मैंने सीखी जेफ बेजोस से, अमेजॉन के, और मैंने सीखी इंडिया मार्ट के को-फाउंडर्स से। आपको नहीं बताऊंगा अभी, आपको बताऊंगा इस कोर्स में। आपकी पूरी गेम चेंज हो जाएगी जब आपको ये समझाऊंगा। तीसरा डिसीजन जो आप लोगे शायद वो ये लोगे कि नहीं पारितो सर, देखो मैंने 1 साल लगा दिया ये काम करते करते, आई एम नाउ क्विटिंग दिस। क्विटिंग गलत नहीं है, क्विटिंग नेगेटिव नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आपको ये रियलाइजेशन हो गई कि सर या तो ये बिजनेस गलत है या मैं इंसान नहीं हूं ये बिजनेस करने के लिए। आई एम जस्ट नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस बिजनेस, मैं कुछ और करूंगा भाई। कम से कम आपने 1 साल के अंदर क्विट तो कर लिया ना, कम से कम आपने अपना जो लॉस था वो दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल बाद जाके तो नहीं काटा। अरे भाई अगर आप कॉलेज में हो, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, तो पहले ही साल में खत्म कर दोगे ना इस बात को, इस कोर्स से सीखकर अपना लॉस नहीं करोगे। अगर आप एक महिला हो तो आपको पता होगा भाई मैं इतना ही लॉस करूंगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगी। अगर आप ऑलरेडी अपना बिजनेस चला रहे हो तो भी इस कोर्स से सीखकर आप समझ जाओगे यार इतना ही नुकसान हुआ, इससे ज्यादा हुआ ही नहीं, विच इज ग्रेट। समझ आई बात? बिजनेस को इमोशन से नहीं करना दोस्त, बिजनेस को स्ट्रक्चर तरीके से इस स्ट्रैटेजी से करना है जो मैंने 20 चैप्टर्स में समझाई है इस पूरे कोर्स में। अब आपको दे रहा हूं प्री लॉन्च ऑफर। यह कोर्स ऑलरेडी एमबीए प्लस की मोबाइल ऐप में प्री लॉन्च हो चुका है। प्री लॉन्च का मतलब अभी फिलहाल आपको एक केवल कोर्स दिखेगा, इसमें कोई कंटेंट नहीं दिखेगा, केवल कोर्स दिखेगा। कंटेंट जिस दिन हम इसको लॉन्च करेंगे अक्टूबर के महीने में, पहले ही हफ्ते के अंदर अंदर आपको कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा, राइट? तो तुरंत के तुरंत VIP20 ये कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और 20% डिस्काउंट अभी ले लीजिए। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो हो सकता है ये VIP20 कूपन कोड खत्म हो जाए, फिर आप खरीदोगे तो तब भी थोड़ा ज्यादा पैसा देके खरीदोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तुरंत के तुरंत ये VIP20 अभी के अभी प्री लॉन्च ऑफर में लीजिए। हमारे सारे कोर्सेज में हम प्री लॉन्च ऑफर्स देते हैं। वो क्यों देते हैं? मैंने कहा ना टाइम वर्सेस डिसीजन, वो इसलिए देते हैं कि जो लोग तुरंत डिसीजन ले लेते हैं ना, उन लोगों को हमेशा फायदा होना चाहिए। जो लेट लतीफ है फिर क्या करें भाई उनका, वी कांट हेल्प देम, राइट? लिंक दे रहा हूं आपको इस कोर्स का, जो लिंक दे रहा हूं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उस लिंक पर जाइए, अपने मोबाइल फोन में उस लिंक को खोलिए, वहां पे तुरंत पेमेंट कीजिए, VIP20 20% डिस्काउंट लीजिए अपने लिए और इस कोर्स से सीखना शुरू कीजिए। ये गेम चेंजिंग कोर्स है। जितनी इन्वेस्टमेंट इस कोर्स में करेंगे ना, उससे बहुत ज्यादा पैसा तो वैसे भी अपना बचा लोगे, अपना नुकसान करने से बचा लोगे। अब आपको मिलूंगा इस फिनोमिनल कोर्स में, दैट इज 0 to 365 days आइडिया टू बिजनेस। आपको आइडिया से लेकर बिजनेस तक लेकर जाएंगे 365 दिन के अंदर अंदर। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। कोर्स लॉन्च हो रहा है 5 अक्टूबर को एमबीए प्लस की मोबाइल ऐप में। गो टू द लिंक, अभी के अभी जाओ इस लिंक पर, मिस मत करना। गो टू द लिंक राइट नाउ। और एक बात आपको बता दूं, आपके घर में अगर आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है जो करना चाहती हैं एंटरप्रेन्योरशिप लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा, उनको दीजिए ये कोर्स, उनको समझाइए। क्योंकि अगर ये कोर्स उनको मिल गया, और आपको एक एडवाइस और दूं, इस कोर्स के साथ आप 2 कोर्सेज और दीजिए उनको। एक कोर्स का नाम है सेवा, जो सेल्स करने पे समझाए। सेल्स का आज तक का सबसे अच्छा कोर्स है सेवा। और दूसरा है एक और बहुत पावरफुल कोर्स, हाउ टू क्रिएट मनी, पैसा कैसे बनाया जाता है, कमाया नहीं। पैसा कमाने वाले तो मजदूर होते हैं, पैसा बनाने वाले शार्प इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये 3 कोर्सेज आप अपनी वाइफ को, आप अपनी डॉटर को, आप अपनी माता जी को गिफ्ट कीजिए, अपने बच्चों को गिफ्ट कीजिए इस दिवाली। ये 3 कोर्सेज अगर आपने गिफ्ट कर दिए ना अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आई एम टेलिंग यू, मिठाई पर 1000 रुपए 2000 रुपए खर्च करने के बजाय आप ये 3 कोर्सेज अपने परिवार में सबको दीजिए,
सबकी गेम चेंज होगी। माई प्रॉमिस टू यू। आई विल नाउ सी यू इन 0 to 365 आइडिया टू बिजनेस कोर्स। सी यू देयर।